PYQs कैसा होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू होता है, ये बात आपको पता होनी। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही आंसर है। और गैस कौन सी है, CO2। तो एसिटिक एसिड एक कॉमन एसिड है जो आपको पता होना चाहिए और उसके लिए फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए थे जिसका नाम था फास्ट ट्रैक सीरीज़। फास्ट ट्रैक सीरीज़ में हमने सभी चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमने मेटल नॉन मेटल भी कवर किया, एसिड बेस भी कवर किया, राइट। तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वो सारे चैप्टर्स मैंने आपको फास्ट ट्रैक सीरीज़ में पढ़ा दिए। यानी कि आपने क्या किया, कोर्स कंप्लीट करके रिवीजन भी कर लिया। उन चैप्टर्स से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चंस भी कराए थे जो जो इम्पोर्टेंट थे, राइट। और हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया था उन वीडियोस में, उन सेशंस में। तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, किसी बच्चे का अगर वो सेशन स्किप हो गया है, तो आप वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स के फास्ट ट्रैक सीरीज़ के 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे। आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में मिल जाएगा। पूरा चैप्टर को 1 गो में देखिएगा और नोट्स बनाइएगा अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने वो सारी वीडियोस बहुत अच्छे से देखी है, प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, प्रॉपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि काश मैम कुछ ऐसा लेकर आए कि जिससे हमें आइडिया लग जाए कि क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से लिख कर आना है और कैसे हमें अपना पेपर सॉल्व करना है 3 घंटे में, राइट। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके पेपर में कितने सेक्शंस आने वाले हैं, उन सेक्शंस में आपको कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का होने वाला है और आपको उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। और जो सैम्पल पेपर है बेटा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी के पेपर, कॉपी, पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि जो जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाने वाली हूँ वो सारे बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने फास्ट ट्रैक सीरीज़ में सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब यहाँ पे बारी है प्रैक्टिस की। अब यहाँ पे आपको सीखना है कि किस तरीके से आपका रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए आंसर के लिए। तो चलो स्टार्ट कर दे, बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 10 CBSE के मोस्ट PYQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, राइट। फिजिक्स वाले सर आपको फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस करवाएंगे और ज़ेबा मैम आपको कराएंगी केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने PYQs लिए हैं वो पूरे कोर्स में से लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई चैप्टर छूट जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको सभी चैप्टर्स के PYQs कराऊंगी। तो ये जो PYQs आपको मिलने वाले हैं बेटा, ये आपको फुल कोर्स के मिलने वाले, यानी कि सभी चैप्टर्स से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। उसके अलावा एसिड बेस से रिलेटेड भी हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद मेटल नॉन मेटल से भी क्वेश्चन करेंगे। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वहाँ से मोस्टली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बनता है, ठीक है। तो अब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपका पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है। आपका पेपर आने वाला है बेटा 80 नंबर का, राइट। लिख लो 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है आपका, ठीक है। अब उन 3 घंटे में जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली आते हैं केमिस्ट्री के। यानी कि हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये पूरे के पूरे 25 मार्क्स लाने हैं, क्योंकि हमने अभ्यास के लेक्चर्स में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फास्ट ट्रैक सीरीज़ में यानी कि 1 शॉट में मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 गो में पढ़ाया और बहुत अच्छे से पढ़ाया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा सेशंस में। और आपने
अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन 25 मार्क्स को कहीं भी जाने नहीं देना। मतलब केमिस्ट्री में तो पक्का है कि आपको 25 मार्क्स लाने ही हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे, रिएक्शंस को ध्यान से सीखेंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो वेटेज कितना रहने वाला है हमारा, 25 मार्क्स का रहने वाला है, किसमें से, 80 मार्क्स में से। अब पेपर किस तरीके से आने वाला है, पेपर आता है बेटा आपका 5 सेक्शंस में। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, पहला सेक्शन है आपका MCQ एंड असर्शन रीजन का, यानी कि जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें आपके, तो यहाँ पे मैं मार्क्स लिख रही हूँ, ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। MCQ, असर्शन रीजन, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं। आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये आंसर है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है। उसके बाद है नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो 2 मार्क्स के होते हैं और इसमें भी इतना कुछ हार्ड होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होते हैं, और फिर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, और फिर लास्ट में आते हैं बेटा आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन का यहाँ पे मार्क्स बता रही हूँ कि MCQ अगर है तो एक MCQ का कितना मार्क मिलेगा आपको, 1 मार्क्स मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप एक वेरी शॉर्ट का आंसर देते हैं तो उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप कितने मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपको 5 या 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो वहाँ से आपके 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, 15-20 मार्क्स आ जाते हैं, 15 नंबर तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ केस बेस्ड क्वेश्चन की, तो केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पे इन सभी टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जल्दी से कॉपी पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाओ, क्योंकि बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। चलो स्टार्ट करें। अब कंसेप्ट्स बिल्कुल ध्यान रखने हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो पहला हमारा क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अ स्टूडेंट ऐड एसिटिक एसिड टू टेस्ट ट्यूब 1 2 3 4, ठीक है, 4 टेस्ट ट्यूब है और चारों टेस्ट ट्यूब्स में क्या कर दिया, एसिटिक एसिड को ऐड कर दिया। अब आपको ये चीज़ तो डेफिनेटली पता होनी ही चाहिए कि यहाँ पे जो चीज़ ऐड ऑन की जा रही है उसका फॉर्मूला क्या है। यानी कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड अगर यहाँ पे लिखा आया है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है बेटा, एसिटिक एसिड के लिए फॉर्मूला होता है CH3COOH, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज का सेकंड मेंबर है, ओके। कंटेनिंग द लेबल्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 टेस्ट ट्यूब दी गई है आपको, एंड देन बॉट अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द माउथ ऑफ द ईच टेस्ट ट्यूब, और हर टेस्ट ट्यूब के पास आपको क्या लेकर जाना है, एक जलती हुई कैंडल आप बोल सकते हो, या फिर आप इसको बर्निंग स्प्लिंटर बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द स्प्लिंटर वुड बी एक्सटिंग्विश्ड। तो जैसे ही आप चारों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके पास आप इसको लेकर जाओगे तो उनमें से किसी एक टेस्ट ट्यूब में से वो गैस निकल रही होगी जो कि इसको क्या कर देगी, एक्सटिंग्विश कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बुझ जाएगी, या जो भी कैंडल होगी या स्प्लिंटर होगा वो क्या होगा, बुझ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं इनमें रिएक्शन कैसे हो रही है या नहीं हो रही है। अब यहाँ पे इसके लिए आपको एक डायग्राम दिया हुआ था, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, ठीक है, फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है। NaOH क्या है बेटा, बेस है, ये तो बेस है आपका, और बेस है और यहाँ पे आपको एसिड दिया हुआ है। बेस की रिएक्शन एसिड से कराएंगे तो क्या होता है बताओ, क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सब बच्चों को पता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो क्या कोई गैस रिलीज होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लास्ट में देखूं तो यहाँ पे भी आपको बेस दिया हुआ है, ठीक है।
यहाँ पे भी बेस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कुछ गैस रिलीज होगी क्या, नहीं होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट और वाटर बन जाएगा, यहाँ पे कोई गैस रिलीज नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं NaCl की, तो ये तो न्यूट्रल है, कैसी नेचर का है, न्यूट्रल नेचर का है, राइट, न्यूट्रल नेचर का है। तो क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या कार्बन डाई गैस ऑक्साइड रिलीज होगी, नहीं होगी। ठीक है, कोई सी भी गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, सॉल्ट बन सकता है और एसिड बन सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ NaCO3 की, तो NaCO3 का भी नेचर कैसा है, नेचर तो इसका भी बेसिक है, लेकिन रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे देखो NaHCO3, ये क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। सभी बच्चों को नाम पता होना चाहिए, कंपाउंड्स तो सबको याद रखने ही है। अगर आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे NaCO3, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और इसका जो नेम है वो कॉमन नेम क्या है इसका, बेकिंग सोडा। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमें करानी है एसिटिक एसिड से, CH3COOH से आपने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे CH3COONA सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक सॉल्ट है, राइट। उसके बाद यहाँ पे वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो कैंडल है या जो स्प्लिंटर है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, सभी बच्चों ने किया, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आयरन नेल वर डिप्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, तो CuSO4 एक्वस लिया है यहाँ पे, राइट, और इसका सॉल्यूशन कैसा है बेटा, ब्लू है। कैसा होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ब्लू होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या ऐड किया गया है, आयरन नेल को ऐड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप जानते हो कि आयरन हाईली रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, FeSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, और कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको कैसा मिलेगा, लाइट ग्रीन कलर का मिलेगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपसे यही बात पूछी गई थी कि कलर कैसे चेंज हो रहा है, कलरलेस टू लाइट ग्रीन, ब्लू टू लाइट ग्रीन, ब्लू टू कलरलेस और ग्रीन टू ब्लू। तो यहाँ पे हमें कलर कैसे चेंज मिला, ब्लू टू लाइट ग्रीन मिला, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्लियर है सबको, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी, बहुत इजी सी रिएक्शन थी। सिंपली हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में ये पढ़ा हुआ है कि कलर चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। अब क्योंकि यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव था तो उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, लाइट कलर का सॉल्यूशन बन गया, लाइट ग्रीन सॉल्यूशन यहाँ पे बन गया। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ स्टूडेंट टेक्स Na2CO3 पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब लिया स्टूडेंट ने, उसमें लिया है उसने Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, एंड पोर सम ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब फिर से यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड का यूज किया जा रहा है, तो एसिटिक एसिड एक कॉमन एसिड है जो आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि CH3COOH एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, Na2CO3 लिया है, इसकी रिएक्शन CH3COOH से करवाइए। हमने मेटल नॉन मेटल में ही पढ़ा है, एसिड बेस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो एसिड बेस में हमने क्या पढ़ा है कि एसिड की रिएक्शन जब हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका फर्स्ट मेंबर आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो अगर इथाइन, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, तो अगर इथाइन से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो या ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हो तो मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ना हमें। तो फर्स्ट मेंबर तो ईथ ही होगा, राइट। फिर यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी सेकंड वाले मेंबर की, तो सेकंड मेंबर क्या होगा, यहाँ पे प्रोपाइन होगा, और थर्ड मेंबर क्या होगा, ब्यूटाइन होगा। 1 2 3, तो यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे। ये वाला जो कार्बन है इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर इसके लिए बनाए तो 1 2 3 4 बनाएंगे, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन हमने लगा दिया, यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा H3, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। तो 4 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, ब्यूटाइन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस यही पूछा गया था कि सेकंड मेंबर बताओ एल्काइंस की होमोलोगस सीरीज का, तो प्रोपाइन है, और थर्ड मेंबर क्या है, ब्यूटाइन है। मैंने आपको बहुत अच्छे से होमोलोगस सीरीज बनाना सिखाया है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप उस वीडियो को देख लो, वहाँ से नोट्स एक बार चेक कर लो, ठीक है। और बहुत अच्छे से आपको ये डायग्राम बनाने हैं, क्लियर। मैंने आपको बहुत अच्छे से सीरीज बनाना सिखाया है, और अगर यहाँ पे आपसे सिर्फ नेम पूछा गया है तो आप नेम लिख कर आइए, अगर आपसे डायग्राम पूछता है तो फिर आप डायग्राम बनाकर आइए, जैसे यहाँ पे हमने बनाया है बिल्कुल वैसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे बी सेक्शन स्टार्ट हो गया। बी सेक्शन में हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है और मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करना है, यानी कि वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, अ कंपाउंड एक्स ऑन हीटिंग विद एक्सेस CH, यहाँ पे एक्सेस आपको सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में आप एक्स को हीट करो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको दिया गया। अब ये टेम्परेचर पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक हो गया होगा कि ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो 443 केल्विन पर आपको क्या मिल जाता है बेटा, एक Y कंपाउंड मिल जाता है जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। X ऑल्सो रिएक्ट विद सोडियम। अब X जो कंपाउंड है वो सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और रिएक्ट करके क्या बना सकता है, Z बना सकता है। तो यहाँ पे X Y Z आपको आइडेंटिफाई करना है, केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखनी है, ओके। देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास X कंपाउंड था जिसको हमने 443 केल्विन पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, इथीन। क्या बन गया यहाँ पे, इथीन बन गया, किससे, इथेनॉल से। इथेनॉल से क्या बन गया, इथीन बन गया, ठीक है। तो इथेनॉल क्या है, यहाँ पे X कंपाउंड है और इथीन क्या है, Y, ठीक है। तो ये हमारा X कंपाउंड है, ये Y कंपाउंड है। अब X कंपाउंड की रिएक्शन हमें किससे करानी है, सोडियम मेटल से करानी है। तो यहाँ पे हमने कराई X कंपाउंड की रिएक्शन किससे, मेटल के साथ। तो क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्ट बन गया। अब ये जो सॉल्ट यहाँ पे बना है इसको ये क्या बोल रहा है, Z बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे बन गया हमारे पास Z और यहाँ पे गैस रिलीज हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे आपसे बस यही पूछा गया था कि X Y और Z बताओ। तो X यहाँ पे क्या है, इथेनॉल है, Y क्या है, इथीन है, Z कौन सा सॉल्ट बना है, यहाँ पे Z का यहाँ पे नेम लिख लो। यहाँ पे क्या बना है, सोडियम इथॉक्साइड बना है, क्लियर। सोडियम इथॉक्साइड बना है, क्लियर है सबको, समझ में आ गया। रिएक्शन हमने लिख दी। अब लास्ट में आपसे क्या पूछ रहा है ये, ऑल्सो राइट द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे पूछा है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4
इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर? क्यों है डिहाइड्रेटिंग एजेंट? क्योंकि यहाँ पे वाटर रिलीज हो रहा है इसलिए, और यहाँ पे क्या बन रहा है? इथीन बन रहा है। एल्कोहल से आपने क्या बना दिया? इथीन बना दिया। क्लियर? और यहाँ पे क्या बन गया? सॉल्ट बन गया, और इसी को क्या कह रहे हैं हम? जेड कंपाउंड कह रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट, जो कि आंट में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला, आपको उसका केमिकल फॉर्मूला बताना है, एंड ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू रिलीफ, और यहाँ पे उससे रिलीफ पाने के लिए एक आपको कॉमन मेथड बताना है। तो एसिड तो यहाँ पे है फॉर्मिक एसिड, क्योंकि आंट में और हनी बी में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर? ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, सभी बच्चों को पता है, बहुत इजी सा है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इज एन एंटी इंजेक्ट एसिड, बिल्कुल एंटी इंजेक्ट एसिड है। हमारी स्किन में जो एनिमल्स होते हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं इसको, एंड इट कैन कॉज बर्निंग सेंसेशन ऑन अफेक्टेड एरिया, और जहाँ पे हनी बी ने आपको स्टिंग किया है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन और पेन होता है। ठीक है, सेंसेशन आपको फील होती है। एंड यहाँ पे फॉर्मूला है HCOOH। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज का फर्स्ट मेंबर है, और इसे हम मीथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, बाय अप्लाइंग सम वेट बेसिक सोडा, आप वेट यानी कि जो गीला बेसिक सोडा है उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। क्यों? क्योंकि ये बेसिक नेचर का है, और जब आप इस बेस की रिएक्शन यहाँ पे अल्टरनेटली मतलब क्या करा रहे हो आप यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? बेस की रिएक्शन किससे करा रहे हो? एसिड से करा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी स्किन में क्या पहुँच चुका है? एसिड पहुँच चुका है, और उसको न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हमने क्या अप्लाई किया है? बेस यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करके आंसर लिखो। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ स्टूडेंट प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि उसने दो सॉल्यूशन बनाया, एक एसिडिक बनाया, एक बेसिक बनाया, इन टू सेपरेट बीकर्स, दो अलग अलग बीकर्स में बनाया, बट फॉरगॉट टू लेवल सॉल्यूशन, लेकिन वो उस पर लेवल करना भूल गया या भूल गई कि कौन से बीकर में एसिड था, कौन से में बेस था। ठीक है, लिटमस पेपर इज नॉट अवेलेबल इन द लेबोरेटरी, अब लिटमस पेपर अवेलेबल ही नहीं है लैब में, वो कैसे चेक करे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है? सिंस बोथ द सॉल्यूशंस आर कलरलेस, अब भाई समस्या ये है कि जो दोनों सॉल्यूशंस हैं उसका कोई कलर नहीं है, दोनों सॉल्यूशन एक जैसे दिखाई देते हैं, तो अब कैसे आप पता लगाओगे? तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? हाउ विल ही डिस्टिंग्विश, कि वो कैसे डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन द टू यूजिंग फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो मैंने आपको सारे इंडिकेटर्स पढ़ाए हुए हैं, राइट? मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी, याद है आपको? तो आपको वो टेबल डेफिनेटली याद करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको दिया हुआ है इंडिकेटर, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है इंडिकेटर के अलावा? एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरा क्या है? बेसिक। ठीक है, अगर न्यूट्रल भी होता तो आप न्यूट्रल के लिए भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे हमसे न्यूट्रल पूछा नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा दिया है आपको? फिनोल्फ्थलीन दिया है, ठीक है, और दूसरा दिया है मिथाइल ऑरेंज। क्लियर? अब देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन में कोई कलर नहीं देता, तो यहाँ पे तो आप क्या लिखोगे?
कलरलेस, यानी कि जब आप फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को उन दोनों बीकर्स में से किसी एक बीकर में डालोगे जिसमें एसिड होगा, उसमें आपको कोई कलर चेंज शो नहीं होगा, यानी कि सॉल्यूशन का कलर कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर वो बेसिक है तो आपको कलर चेंज दिखाई देगा और कलर आपको दिखाई देगा पिंक, डार्क पिंक। ठीक है, अब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की। अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो रेड हो जाएगा सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो येलो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार आपको मैं रिमाइंड करवाती हूँ कि बेटा फिनोल्फ्थलीन न्यूट्रल में और एसिड में कलरलेस होता है, बेस में पिंक कलर देता है, और मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज होता है और एसिड में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट एडेड फ्यू पीसेज ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टू टू टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ठीक है, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। पहले दो टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। ये हमारी पहली टेस्ट ट्यूब है और ये हमारी दूसरी टेस्ट ट्यूब है। क्लियर? अब उसने क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ये टेस्ट ट्यूब नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, और दोनों में एल्यूमिनियम मेटल को ऐड कर दिया। ठीक है, क्लियर? आगे वो क्या कह रही है कि कंटेनिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो पहली टेस्ट ट्यूब थी उसमें जो सॉल्यूशन था वो कौन सा था? आयरन सल्फेट था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन मिला है वो कैसा है? आयरन सल्फेट है, यानी कि FeSO4 है। और आप जानते हो कि FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का होता है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ठीक है, और जो यहाँ पे CuSO4 का सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा है? ब्लू है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ हर एक्सपेरिमेंट, अब वो दूसरा पार्ट यहाँ पे कर रही है, यानी कि पहला पार्ट वो कर चुकी है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, तीन मेटल हमें मिले हैं। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा है आयरन और तीसरा है कॉपर। कौन ज्यादा रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो ये इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर होने वाला है। ये ऑर्डर आपको मिलेगा रिएक्टिविटी का। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है इन तीनों में से? एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो क्या एल्यूमिनियम Fe को डिस्प्लेस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्या एल्यूमिनियम कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा? डेफिनेटली कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये जो एल्यूमिनियम है ये रिएक्ट करेगा FeSO4 के साथ और क्या बनाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस बनाएगा और Fe मेटल यहाँ पे अलग हो जाएगा। सिमिलरली एल्यूमिनियम जब CuSO4 के ब्लू सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Al2SO4 होल थ्राइस प्लस Cu। ठीक है, और कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा। कलरलेस सॉल्यूशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे वो क्या कर रही है? शी एडेड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब C एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब C है और ये वाली टेस्ट ट्यूब है D। यहाँ पे उसने Fe को ऐड किया है, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में Fe को ऐड कर दिया। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या मिले हैं आपको यहाँ पे? एल्यूमिनियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पे आपको है क्या दिया हुआ है? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अभी हमने सीखा, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, ये एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है? कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का है, CuSO4। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन पहले से लिया गया है और मेटल कौन सा डाला गया है? आयरन। तो क्या आयरन एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है किससे? आयरन से। तो यहाँ पे तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं अकर होगी।
अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पे Fe ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये FeSO4 कैसा बनाएगा, ग्रीन कलर का बनाएगा, ठीक है, और कॉपर मेटल यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो हमने क्या नोटिस किया बेटा यहाँ पे कि A, B और D में कलर चेंज शो हो रहा था। यहाँ पे सॉल्यूशन का कलर पहले ग्रीन से कलरलेस हो गया, ब्लू से कलरलेस हो गया, और यहाँ पे ब्लू से ग्रीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही बताना था, कलर चेंज आपको ऑब्जर्व करना था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट स्टेट विच वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्यों, क्योंकि अगर रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम इन तीनों मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन, एज कम्पेयर टू कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरा प्रॉपर आंसर लिखकर आना है। यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास सी सेक्शन आ चुका है। सी सेक्शन में हमारे सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट PYQ देखते हैं हम। द pH ऑफ सॉल्ट इज यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट लिया गया है वो कौन सा है, पकौड़ा को क्रिस्पी करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, जिसका pH हमें दिया गया है 14, ठीक है। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, सॉल्ट का यहाँ पे नेम बताओ, आइडेंटिफाई करो उसको, और उसके लिए यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड आपसे पूछा गया है कि कैसे फॉर्म होगा, एंड लिस्ट 2 यूजेस, और आपको कोई 2 यूज उसके बताने हैं। तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा गया है सॉल्ट। तो सॉल्ट है हमारा बेकिंग सोडा। फॉर्मूला सबने लिख ही लिया होगा मेरे लिखने से पहले, क्या होता है NaHCO3, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, कैसे फॉर्म करोगे ये रिएक्शन। आई थिंक सब बच्चों ने लिख भी ली होगी अभी तक तो, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ाई हुई है ये रिएक्शन कि NaCl लेना पड़ेगा क्योंकि हमें Na चाहिए। Na के लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा, NaCl का एक्वस सोल्यूशन, H2O यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तभी यहाँ पे आप हाइड्रोजन कहाँ से लाओगे, H2O से। कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए क्योंकि एक ऑक्सीजन H2O से हमें मिलेगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 1 कार्बन यहाँ से, ठीक है। तो CO2 और O मिलकर क्या बनाएंगे, CO3 बनाएंगे। और सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेस यूज कर रहे हैं NH3, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे आपसे पूछा है 2 यूजेस, तो यूजेस लिख दो। पहला यूज्ड एज एंटासिड, राइट, हम एज अ एंटासिड इसको यूज करते हैं। और सेकेंड यूज क्या लिखेंगे आप, इसका जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट में आंसर करो, इसका सेकेंड यूज क्या लिखोगे। बेकिंग सोडा यूज टू मेक, बोलो, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यूज टू मेक सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। क्लियर है। आप कोई और यूज भी लिख सकते थे, ठीक है, बट यहाँ पे हमसे 2 ही पूछे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 2 ही बताए हैं। एंड सभी बच्चों ने पहले ही लिख लिए होंगे क्योंकि मुझे बच्चों पे भरोसा है कि उनको ये चीज़ पहले से आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि अगेन 3 मार्क्स का है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर लेना है, ठीक है। वॉज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड, और उसको गर्म करना है, ठीक है। What change takes place on heating? हीट करने पे क्या होगा, कॉपर का क्या होगा, ऑब्वियसली कॉपर ऑक्साइड बनेगा, राइट। When hydrogen gas is passed over this heated substance, a visible change is seen in it. तो आपको एक visible change उसमें दिखाई देगा। तो उसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन बतानी है
द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का कलर भी बताना है, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे जब आपने ऐसे रिएक्शन करवाई, यानी कि कॉपर को हीट किया आपने, तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, क्योंकि कॉपर की रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराई थी, तो क्या बन गया हमारे पास, कॉपर ऑक्साइड बन गया, जो कि कैसा बना है, यहाँ पे ब्लैक कलर का बना है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपर था वो कैसा था, ब्राउन कलर का था, ठीक है, रेडिश ब्राउन भी आप कह सकते हो। उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इससे आपको पास कराना है, किससे, हाइड्रोजन गैस आपको पास करानी है, हाइड्रोजन गैस पास करा दो, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मैंने आपको मेटलर्जी में यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि हाइड्रोजन गैस ले सकते हो आप, एल्यूमिनियम ले सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हो, ये सब क्या होते हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं जो कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बना है मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, मेटल मिल जाएगा आपको दोबारा से ब्राउन कलर का, और वाटर यहाँ पे रिलीज होगा, ठीक है। तो ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस था, जो प्रोडक्ट बना था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कॉपर में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, क्लियर। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर आंसर लिखकर आना है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पे when hydrogen sulfide is passed through the blue solution of copper sulfate, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड लेनी है H2S, उसको पास करना है CuSO4 के ब्लू सॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड या फिर क्यूप्रिक सल्फाइड आप इसको कह सकते हो, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे H2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कैसा था, ब्लू कलर का था, ब्लू कलर का ये एक्वस सॉल्यूशन था, और यहाँ पे क्या पास किए हमने, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को यहाँ पे पास किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना है इसका कलर फेड हो गया, ठीक है, यहाँ पे कलर क्या हो गया, फेड, ठीक। अब कलर फेड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे बन गया एक ब्लैक पीपीटी, तो यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट बना है, कॉपर सल्फाइड बना है, सॉरी, ये क्या बना है, ब्लैक पीपीटी, क्या बन गया, यहाँ पे ब्लैक पीपीटी का फॉर्मेशन हो गया। ओके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेम द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, अब इस रिएक्शन का नाम बताओ। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन का नाम बताओगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। आगे पूछा गया है कि व्हाई डज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड अवे, क्यों हुआ कलर चेंज, क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर हुई और आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ लिख सकते हो आप म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। राइट द केमिकल नेम एंड द केमिकल नेम ऑफ द ब्लैक पीपीटी, तो ब्लैक पीपीटी का केमिकल नेम यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फाइड, ठीक है, कॉपर सल्फाइड आप बोलो, या फिर आप इसको क्यूप्रिक भी बोल सकते हो, क्यूप्रिक सल्फाइड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम बता दिया, ये किसका आंसर है, सी का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर है ये, ठीक है। बी का आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने आप, ओके। उसके बाद यहाँ पे डी का आंसर हमें लिखना था, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये हमारा डी का आंसर है। तो इस तरीके से आपको हर सेक्शन के लिए आंसर लिख के आना, चारों पॉइंट्स के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिखना है, क्लियर। चलो समझ में आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टडी द फिगर गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सा डायग्राम दिया गया था, उसको और अच्छे से यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था डायग्राम, लेकिन उसको हमने क्वेश्चन में ना बना के आंसर में बनाया है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पे आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे आपको देने,
ठीक है। अब यहाँ पे आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिला है एनसीईआरटी में, जिसमें इस तरह से 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स रखी हुई थी, उसके ऊपर यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप था जिसमें हमने एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर हमने यहाँ पे 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स देखी थी और उसमें इस तरीके से 6 वोल्ट्स की बैटरी कनेक्टेड थी, ठीक है, जिसमें यहाँ पे रॉड्स लगी हुई थी और यहाँ पे बन रही थी ऑक्सीजन गैस और यहाँ पे बन रही थी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर लिया। क्या लिया है हमने? वाटर लिया है। तो हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वाटर में से, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं? वाटर का, ऑब्वियसली। सभी बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं मैम हम, ठीक है। आगे आपसे पूछा गया है कि राइट द कॉम्पोजिशन ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड जो रॉड्स है वो किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की। एनोड एंड कैथोड मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। और अगर यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में बोला जाए तो ग्रेफाइट किससे बना होता है? कार्बन से। ऑब्वियसली ग्रेफाइट किसकी फॉर्म है? कार्बन की फॉर्म है। क्लियर है सबको? लिख लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपसे पूछी गई है कि यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन अकर हुई है उसको बैलेंस करके लिखो। तो यहाँ पे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल था, ठीक है, वो टूट गया H2 गैस में और O2 गैस में। लेकिन वो कब टूटा? कब टूटा वो? जब यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। जब आप यहाँ से करंट पास करेंगे तभी तो ये ब्रेक होगा। और यहाँ पे आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, किसके? H2O के। और यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, किसके? H2 के। और 1 मॉलिक्यूल मिल गया ऑक्सीजन गैस का। लास्ट, the reaction does not takes place if few drops of dilute sulfuric acid are not added to water। तो यहाँ पे H2SO4 क्या कर रहा है? H2SO4 increases the conductivity H2SO4 increases the conductivity of water। यानी कि ये वाटर को क्या बना रहा है? और ज़्यादा अच्छा कंडक्टर बना रहा है, क्योंकि जब हम कुछ ड्रॉप्स को ऐड करेंगे H2SO4 की तो क्या होगा? और इजीली क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन होने लगेगा और इजीली हमें देखने को मिलेगा कि वाटर जो है वो डिकम्पोज हो रहा है, किसमें? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर इन टैबुलर फॉर्म। यहाँ पे आपको एसिड, यहाँ पे आपको 3 मेटल्स दिए गए हैं। कौन कौन से 3 मेटल्स दिए गए हैं? आपको सोडियम दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है और मैग्नीशियम दिया गया है। तीनों का आपको टेबल की फॉर्म में लिखना है। रिएक्शन आपको यहाँ पे हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के साथ इसकी बतानी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले सोडियम के लिए देखते हैं। यहाँ पे सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई तो क्या हुआ? यहाँ पे बेस बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो गई और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हुई। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यस बिल्कुल, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या कैल्शियम यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड बनाएगा। यस बिल्कुल बनाएगा। तो ये भी क्या बना रहा है? मेटल हाइड्रोक्साइड ही बना रहा है। क्लियर? और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ कोल्ड वाटर इज लेस वायलेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? कोल्ड वाटर के साथ भी ये बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा, क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है और कैल्शियम सोडियम के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ पे वायलेंटली रिएक्ट तो नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ रिएक्शन कर लेगा वो कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो ठंडे पानी के साथ बेचारा रिएक्शन नहीं कर पाएगा,
उसको सिर्फ गर्म पानी ही चाहिए, गर्म पानी से ही वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करेगा ठंडे पानी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा जब आप यहाँ पे हॉट वाटर लोगे तब। ठीक है, यहाँ पे आपको हॉट वाटर लेना है, तब यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बबल्स बन जाएंगे, एंड स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ द मेटल एंड इट इज ऑल्सो रिएक्ट विद हॉट वाटर एज वेल। मतलब ठंडे पानी के साथ तो रिएक्शन करेगा ही, साथ में ये गर्म पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, जबकि मैग्नीशियम सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ इज सोप डिफरेंट फ्रॉम डिटर्जेंट इन कॉम्पोजिशन। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, फटाफट से आंसर करो। यस, बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही सोचा है। ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट, ये कहाँ से लिया गया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से लिया गया है। डिजाइन एन एक्टिविटी टू शो दैट डिटर्जेंट वर्क्स वेल इन ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको बतानी है, ये बताना है आपको कि जो डिटर्जेंट है वो सारे पानी में, हार्ड वाटर में, सॉफ्ट वाटर में और सलाइन वाटर में अच्छे से वर्क कर पाता है, जबकि सोप नहीं कर पाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो सोप और डिटर्जेंट में आपसे पूछा गया है यहाँ पे किस तरह से कॉम्पोजिशन में डिफरेंट है, मतलब बने किससे है वो। ठीक है, तो अ सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम फैटी एसिड्स भी कहते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, सभी बच्चों को पता है ये। ठीक है, डिटर्जेंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स होते हैं, या फिर ये हो सकते हैं एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स। मतलब या तो ये सल्फोनिक एसिड्स होते हैं या फिर हाइड्रोजन सल्फेट्स होते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी टू शो दैट डिटर्जेंट वर्क्स वेरी वेल ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपको क्या बताया गया है कि आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है। ये पहली टेस्ट ट्यूब आपने ली है और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने ली है। ठीक है, एक में आपको ऐड करना है सोप सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरे में आपको ऐड करना है डिटर्जेंट। तो ये वाला तो है सोप, तो यहाँ पे मैं एस लिख रही हूँ, और ये है डिटर्जेंट, तो मैं यहाँ पे डी लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि सबसे पहले तो आपको टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है विद अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर। अब यहाँ पे ध्यान रखना आप कि आपको हार्ड वाटर लेना है या फिर सलाइन वाटर लेना है। ठीक है, हार्ड वाटर आप ले सकते हो। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक में आपको सोप का ऐड करना है 5 ड्रॉप्स, और दूसरी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें आपको डिटर्जेंट का जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसकी 5 ड्रॉप्स ऐड करनी है। और फिर क्या करना है, आपको शेक करना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है, शेक करना है। तो शेक करने पर हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियसली डिटर्जेंट जो है उसमें ज़्यादा आपको फ्रोथ देखने को मिलेगा, झाग देखने को मिलेगा, जबकि सोप जो है वो इतने अच्छे से झाग नहीं बना पाएगा। राइट, तो हम यहाँ पे इसके बेस पे ये कह सकते हैं कि जो डिटर्जेंट है वो हर पानी में अच्छे से वर्क कर पाता है, क्योंकि डिटर्जेंट क्या होता है, मोस्टली सिंथेटिक डिटर्जेंट ही होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे सोप की बात करूँ तो सोप होता है बायोडिग्रेडेबल, इसलिए सोप जो है वो हर वाटर में अच्छे से वर्क नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर लिख के आना है। एक्टिविटी अगर आपको लिखने को बोले तो आपको एक्टिविटी लिखनी आनी चाहिए और पॉइंट्स बना के आना, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने लिखा है, एक्टिविटी लिखी है, और हो सके तो ये ऐसे डायग्राम भी आप बना के आ जाना। ठीक है, क्लियर, चलो शाबाश। अब यहाँ पे हमारे पास आ चुका है डी सेक्शन। डी सेक्शन में हमारे सारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। डी सेक्शन में देखो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल नॉन मेटल से लिया गया है। यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्शन की बात की जा रही है। राइट द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, मिडल इन द रिएक्टिविटी सीरीज, यानी कि ऐसे मेटल्स जो कि मिडल में पाए जाते हैं
उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कार्बोनेट ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और सल्फाइड ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो उन सब के लिए आपको स्टेप्स लिखनी है और केमिकल रिएक्शंस लिखनी है। तो ये मैंने आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको आंसर शो कर देती हूँ। देखो आप क्या करोगे, तो जो मिडल में होते हैं एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और ना ही वो कम रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे मेटल्स। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, ये मॉडरेटली रिएक्टिव है बेटा। तो क्या होगा, These are usually present as सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स। तो हमें जब ये ज़मीन से निकालेंगे इनको हम, तो हमें ये किस फॉर्म में मिलेंगे, या तो ये सल्फाइड फॉर्म में मिलेंगे या फिर ये हमें कार्बोनेट की फॉर्म्स में देखने को मिलेंगे। अब सल्फाइड और कार्बोनेट को डायरेक्टली तो हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ा, हमें पहले उसको क्या करना चाहिए, मेटल सल्फाइड या फिर मेटल कार्बोनेट को पहले हमें मेटल में कन्वर्ट, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहिए और फिर उसका हमें एक्सट्रैक्शन करना चाहिए। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दोनों के लिए मैं यहाँ पे एक साथ आंसर बता रही हूँ, यानी कि मैं आपको रोस्टिंग के लिए भी बता रही हूँ। रोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, हम सल्फाइड ओर ले रहे हैं, तो ये वाला जो आंसर है ये बी का आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे हम कार्बोनेट ओर्स ले रहे हैं, तो ये ए वाले क्वेश्चन का आंसर है। और आपको यहाँ पे प्रॉपर स्टेप्स लिख कर आनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिंक सल्फाइड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रही है और बहुत स्ट्रांगली हीट किया है। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। सिमिलरली अब यहाँ पे वही जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि द ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे जो सल्फाइड ओर है वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हमने कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे कार्बोनेट को हम किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिमिटेड एयर आपको सप्लाई करनी है, लिमिटेड ऑक्सीजन देनी है, और जो कार्बोनेट ओर है वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको स्ट्रांगली हीट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या स्टेप लगाओगे आप, उसके बाद आप करोगे रिडक्शन। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन करोगे, फिर रिडक्शन करोगे, और रिडक्शन के बाद क्या करोगे, रिफाइनिंग। क्लियर, तो इस तरीके से आपका जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब रिफाइनिंग, अब यहाँ पे जो मेटल्स आप ले रहे हो वो कैसे मेटल्स हैं, ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ना ही कम रिएक्टिव है। तो इतनी आसानी से तो मेटल ऑक्साइड में से ये निकलेंगे नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल्स कैन नॉट बी रिड्यूस बाय हीटिंग अलोन। सिर्फ हीटिंग करने से यहाँ पे काम चलने वाला नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे हमें कुछ एजेंट्स लेने पड़ेंगे जिनको हम रिड्यूसिंग एजेंट्स के नाम से जानते हैं, लाइक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्यूमिनियम। रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं और सामने वाले को रिड्यूस कर देते हैं। मतलब जिंक ऑक्साइड जो है इसको ये रिड्यूस कर रहा है जिंक में, है ना, और खुद हो रहा है ऑक्सीडाइज, खुद ऑक्सीडाइज हो गया और कार्बन से क्या बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन हम थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराई जाती है। एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आयरन ऑक्साइड को कर देगा रिड्यूस, किसमें, आयरन में, और खुद हो जाएगा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप आप रिफाइनिंग का लिख लेना। एंड यहाँ पे लास्ट में आपसे ये भी पूछा गया था कि आपको लेबल्ड डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। जितनी भी आपकी बुक में एक्टिविटीज़ दे रखी है उसमें जो टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसमें जो सॉल्यूशन भरा जाता है, या इस तरीके से आपको कंटेनर वाला जो डायग्राम दिया हुआ होता है उसकी आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे SO4 2- के आयंस बन रहे हैं और Cu 2+ बन रहा है। ठीक है, और
बैटरी यहाँ पे ऐड की गई है, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हम कहेंगे एनोड, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होता है वो एनोड होता है, और ये है हमारे पास कैथोड। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सल्फाइड ओर, यहाँ पे कॉपर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सल्फाइड ओर से, और रोस्टिंग के प्रोसेस से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, रोस्टिंग का प्रोसेस कैसे लगाया था हमने? कॉपर सल्फाइड को हम क्या कहते हैं? कॉपर ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं, और इसको ऑक्सीजन के साथ जब आपने हीट किया तो ये कन्वर्ट हो गया था कॉपर ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस रिलीज हुई थी। लेकिन अगर इसी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आप बचे हुए कॉपर सल्फाइड से करा देंगे तो यहाँ पे आपको मेटल मिल जाएगा, यानी कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन यहाँ पे हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। चलो, तो ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे आइसोमर पूछा है। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं जो दिखने में एक जैसे दिखाई देते हैं, उनका मास जो है मास सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा गया है कि टू हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6O3 है। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाकर बताना है वो कौन से 2 आइसोमर्स बनेंगे इस मॉलिक्यूल के लिए। तो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो और यहाँ पे CH3 कर दो, तो ये क्या बन गया? कीटोन बन गया। कौन सा बन गया ये कीटोन? ये बन गया आपके पास 3 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे प्रोप, और ONE क्या आ जाएगा? सफिक्स आ जाएगा। तो कौन सा कीटोन बन गया? प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, फॉर्मूला इसके लिए भी वही है। फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? C3H6O है। ठीक है, एक और इससे बन जाएगा आइसोमर, कौन सा? 3 कार्बन बनाने हैं आपको, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बॉन्ड H लगा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसी को कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोपेनल बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 आइसोमर्स यहाँ पे बनेंगे। अब हमें क्या करना है? इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, प्रोपेनॉल को प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो ये तो मैं आपको सैंपल पेपर में भी करा चुकी हूँ, है ना। ये यहाँ पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं सी का, तो यहाँ पे क्या करना है? इथेनॉल लेना है, C2H5OH लेना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। और कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है? यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सभी को पता है क्या होता है ये? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इससे पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। उसके बाद प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला होता है C3H7OH। ठीक है, अब प्रोपेनॉल को कन्वर्ट करो किसमें? प्रोपेनोइक एसिड में, यानी कि हमें एल्कलाइन KMnO4 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5COOH। ठीक है, क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि टर्म अलॉय और अमलगम में यहाँ पे डिफाइन करो, दोनों डेफिनेशंस बताओ। नेम द अलॉय यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, और उस अलॉय का नाम बताओ जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज किया जाता है वेल्ड करने के लिए, वायर्स को वेल्ड करने के लिए। ठीक है, एन अलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। अलॉय क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, एक से ज्यादा मेटल्स का या फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ये बात आप सभी को पता है, बहुत इजी सा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। और अमलगम क्या होता है बेटा? अमलगम भी यहाँ पे अलॉय ही होता है। और किसका अलॉय होता है? मरकरी उसमें कंपलसरी है अमलगम में, और मरकरी के अलावा कोई भी आप मेटल ले सकते हो, जिंक ले सकते हो, और भी दूसरा मेटल आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था कि एक अलॉय का नाम बताओ जो कि वेल्डिंग में यूज होता है, तो वो क्या है, सोल्डर है। ठीक है, जो कि किससे बनता है, लेड से और टिन से। किससे मिलके बना होता है ये, लेड एंड टिन से मिलके बना होता है, यानी कि 50% इसमें लेड होता है, 50% इसमें टिन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो ब्रास, स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्ज है, इसकी कॉम्पोजिशन बताओ, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके ये बनता है। तो ब्रास की अगर मैं बात करूं या फिर मैं बात करूं स्टेनलेस स्टील की, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, और लास्ट में आपको दिया हुआ है ब्रॉन्ज, तो ये किससे मिलकर बनते हैं, ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से, स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, क्रोमियम, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लगा लो, आयरन, क्रोमियम और निकल होता है। उसके बाद अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज में क्या होता है, कॉपर होता है और एसएन का मतलब टिन होता है, क्या होता है, टिन होता है। क्लियर, चलो। एंड लास्ट में आपसे ये पूछा गया है कि स्टेट वन प्रॉपर्टी ऑफ ईच, तो यहाँ पे जो 3 आपने अलॉय लिखे हैं, ब्रास, स्टील और ब्रॉन्ज, इनके एक एक यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे ब्रॉन्ज एंड ब्रास है ना, ब्रास एंड ब्रॉन्ज हैव लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी उनकी लो क्यों हो जाती है, क्योंकि आपने अलॉय बना दिया। अगर मैं यहाँ पे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करूँ, पर्टिकुलर कॉपर मेटल की बात करूँ, तो कॉपर मेटल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, किसके कंपैरिजन में, ब्रास या फिर ब्रॉन्ज अलॉय के कंपैरिजन में, क्योंकि जब हम अलॉय बना देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। स्टेनलेस स्टील डज नॉट कोरोड इजिली एज आयरन डज, क्योंकि यहाँ पे स्टेनलेस स्टील में आयरन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो इतनी आसानी से कोरोड नहीं होता, क्योंकि आपने उसमें बाकी के मेटल्स को भी ऐड किया है, वो उसको खराब होने नहीं देते हैं। जबकि अगर मैं नॉर्मल आयरन रॉड की बात करूँ तो उसमें बहुत जल्दी जंग लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ई सेक्शन आ जाता है। यहाँ पे बेटा आपके सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेप को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझ के अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, ये आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छी सी टेबल दी गई है, जिसमें आपको सारे कंपाउंड्स कैसे दिए गए हैं, आयोनिक कंपाउंड सारे आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको थ्योरी में बताया गया है कि भाई आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है, जब एक मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, किसको दे देता है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो वो बनाता है आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी अचीव हो जाती है जब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है तब। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शो द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है कि MgCl2 का आयनिक कंपाउंड बनाना सीख लो बेटा, फॉर्मेशन सीख लो, सभी बच्चों ने सीखा हुआ है, सबको बहुत अच्छे से आता है, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 17, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, सॉरी यहाँ पे 2 होता है, 12 है ना वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ 2 होता है और यहाँ 7 होता है। तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 और 7। ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम जो है उसके लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैं यहाँ पे डॉट से बना रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, जिनके पास क्लोरीन में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर? मेटल टू नॉन मेटल में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब कैसे बनाओगे आप इसको? मैग्नीशियम लिखोगे, मैग्नीशियम के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 2+ चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आप लगा दोगे ब्रैकेट, ठीक है। फिर क्लोरीन लिखोगे और क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7 और एक इलेक्ट्रॉन हमने अभी बनाया था उसको हम डिफरेंट कलर से शो कर देंगे और यहाँ पे इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा कैटायन और ये वाला पार्ट बन जाएगा हमारा एनायन, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छे से समझ में आ गया? बना लेना इसको, ऐसे ऐसे ही बनाना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट में क्या करना था बेटा आपको? आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बतानी थी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है आयनिक कंपाउंड्स की, लेकिन यहाँ पे उसने बोला है कि ये नहीं बताना आपको कि मेटल मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये तो उसको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, उसके अलावा जो प्रॉपर्टीज है वो बतानी है। तो हम ये बता सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। क्यों होते हैं सॉलिड और हार्ड? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं कैटायन और एनायन, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हार्ड होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्यूबल होते हैं और केरोसिन और पेट्रोल में आसानी से घुलते नहीं हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म, यानी कि मोल्टन स्टेट में मतलब पिघली हुई अवस्था में और एक्वस सॉल्यूशन में तो करंट फ्लो करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में करंट फ्लो नहीं करते क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस का मूवमेंट नहीं हो पाता, इसलिए करंट फ्लो भी नहीं होती है, ठीक है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे वाइल फॉर्मिंग एन आयनिक कंपाउंड, जब आप आयनिक कंपाउंड बना रहे हो से सोडियम क्लोराइड, जब आपने सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है, डज सोडियम एटम अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसे करेगा वो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इट अटेन इट्स नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन वो अचीव कर लेगा बाय लॉसिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? Na पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये कैटायन बन जाएगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8 और पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2,8,1 क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? शाबाश। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है उसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको और में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि व्हाई डू आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कंडक्ट इसलिए नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि आयंस मूव ही नहीं कर पाते सॉलिड स्टेट में, ठीक है। क्लियर? रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट हैपन एट द कैथोड, कैथोड साइड पर क्या होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए किस में से? सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में से, जिसको हम क्या कह रहे थे बेटा? ब्राइन कह रहे थे, यानी कि NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं यानी कि करंट को पास करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पे बेटा NaOH का फॉर्मेशन होता है, पढ़ा है हमने, है ना। क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट होती है। तो हाइड्रोजन गैस आपको कब मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्यों मिलती है? क्योंकि कैथोड होता है नेगेटिव और H+ होता है पॉजिटिव, Cl- होता है नेगेटिव और इसलिए ये आपको मिलता है एनोड पे क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव। क्लियर है सबको? मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें से पास कर रहे हो, किस में से? NaCl में से या फिर ब्राइन के सॉल्यूशन में से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी आपका कितना है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से भी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। द टीचर वाइल कंडक्टिंग प्रैक्टिकल्स, अब टीचर क्या कर रहे हैं, लैब में प्रैक्टिकल्स को कंडक्ट करवा रहे हैं एग्जाम टाइम पे। डिवाइडिंग द स्टूडेंट्स इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया गया है और उनको बोला गया है अलग अलग सॉल्यूशंस देकर कि इनका पीएच फाइंड आउट करो कि वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 ग्रुप दिए गए हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। अब आपको पता करना है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 3 ग्रुप में ए ग्रुप को आपको दिया गया है लेमन जूस। लेमन जूस एसिडिक है, आपको पता है। विनेगर एसिडिक है, विनेगर को आप यूज करते हो, इसमें एसिटिक एसिड होता है, सभी बच्चों को पता है। एरिएटेड ड्रिंक जो होती है उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, ये भी आपको पता है, यानी कि ये तो आपका एसिडिक है। ग्रुप ए को जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं वो एसिडिक है, ठीक है। टोमेटो जूस, कॉफी, जिंजर, ये सब भी क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं, ओके। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ठीक है, जो कि ग्रुप सी को दिया गया है। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, ये है न्यूट्रल। और लाइम वाटर बेसिक है, ये बेस है, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक ही तो होगा, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर द सॉल्यूशन प्रोवाइडेड, जो सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं, विच ग्रुप और इज और आर लाइकली टू हैव पीएच वैल्यू लेस देन 7, कौन से ग्रुप के पास पीएच वैल्यू लेस देन 7 है। ऑब्वियसली ए और बी जो ग्रुप्स हैं उनके पास एसिडिक सॉल्यूशन है, तो वो पीएच क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। और जो सी ग्रुप है उसके पास बेसिक सॉल्यूशन बना है ना, सारी बेसिक सब्सटेंसेस है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को छोड़ करके। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे न्यूट्रल है, तो सॉल्यूशन तो वैसे भी यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बेसिक ही हो जाएगा। तो सी ग्रुप को जो सॉल्यूशन मिला है वो कैसा मिला है, ग्रेटर देन 7 मिला है ना, उसका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा आएगा उनके पास, क्लियर। तो यहाँ पे पीएच जो है वो लेस देन 7 होगा और यहाँ पे पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा, क्लियर है सबको। चलो, लिस्ट 2 वेज ऑफ डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच को डिटरमाइन करने के लिए 2 तरीके पूछे उसने, पीएच पेपर पीएच स्केल का यूज कर सकते हो और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई द सॉल्ट सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस आर इफेक्टिव इन द क्लीनिंग ऑफ टार्निश्ड कॉपर सल्फेट या फिर कॉपर वेसल। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कॉपर वेसल और बोला गया है कि जब आप उस पर लेमन को रब करते हो तो क्या होता है कि जो उसकी जो टार्निशिंग होती है वो सब हट जाती है, वो क्लीन हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वाई द सॉल्ट सब्सटेंस लेमन जूस इफेक्टिव क्यों होता है क्लीनिंग में, क्यों होता है, यहाँ पे आपको रीजन बताना है। क्योंकि यहाँ पे हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। क्योंकि लेमन जो है, लेमन जूस वो क्या है, एसिडिक है, राइट, पता है आपको सबको एसिडिक नेचर का है। और इसकी रिएक्शन जब आपने कराई किसके साथ, देखो यहाँ पे कॉपर के जो कंटेनर्स होते हैं उस पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है ना। ग्रीन कोटिंग को आप क्या कहते हो, कॉपर कार्बोनेट कहते हो। तो उस पर क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट की, यानी कि कॉपर कार्बोनेट की लेयर उस पर आ जाती है, जो कि कैसी नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सॉल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन वाटर यहाँ पे बन जाता है। तो सॉल्ट क्या होगा, जब आप उसको वॉश करोगे तो वो पानी के साथ सॉल्ट धुल के हट जाएगा और जो बर्तन है वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ था ये सी वाला ऑप्शन दिया हुआ था, इसके और में आपको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और में दिया हुआ है आपको ये वाला क्वेश्चन, pH has greater importance in our daily life, justify the statement। ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, pH की एप्लीकेशंस में आपको बहुत सारी बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 एप्लीकेशंस लिख देनी है। देखो अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, तो फिर
टीथ में क्या हो जाएगा, कोरोड हो जाएगा, यानी कि जो एनामल्स हैं गेट कोरोडेड, वो कोरोड हो जाएंगे। माउथ में बैक्टीरिया जनरेट हो जाएगा, माउथ में सड़न होना स्टार्ट हो जाएगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगा बेटा, और जो माउथ में शुगर रह गई है वो डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है, और माउथ में कैविटी हो जाएगी। क्लियर। और एक दूसरा यूज क्या लिख सकते हो पीएच का, आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो कि हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में, और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, स्टमक को हार्म नहीं पहुंचाता है और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब हमें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, जब हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेंगे, तो हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड रिलीज होने की वजह से हमें इरिटेशन होगी और पेन फील होगा। तो यहाँ तक बेटा हमने सारे सेक्शंस के ए बी सी डी और ई, पांचों सेक्शंस के मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना, वो सब आपको करवा दिए। आई होप कि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और मेरे सॉल्व करने से पहले ही आपने आंसर दे दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आपको मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।